कंपनीज एक्ट 2013 अब कोई ये मतलब आज अपना कंपनी लॉ का फर्स्ट क्लास है, तो मैं पूरा बेसिक्स इंट्रोडक्शन एक एक चीज़ सब बताने वाला हूँ। जो भी बताऊँगा प्लीज़ लिख लेना, वरना फिर बाद में घर पे डाउट आएगा तो याद भी नहीं रहेगा मैं क्या बोला था नहीं बोला था। ठीक है, तो जो भी बता रहा हूँ सब लिखते जाना, मैं लिखवा भी दूंगा, बोर्ड वर्क भी करता रहूँगा। ठीक है, साथ में सबसे पहले तो डेट डालना बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है कि आज जो भी कंपनी लॉ में पढ़ा रहा हूँ वो आज के हिसाब से है ना, लेटेस्ट। अब जब तक ये अपना बैच खत्म होगा तब तक तो फिर ना जाने क्या क्या हो जाएगा, एमसीए फिर ना जाने क्या क्या नोटिफाई कर देगा। तो इसलिए बता देना ज़रूरी है कि आज अपने 16 है, आज 16 दिसंबर 16। ठीक है, तो आज अपना स्टार्ट हो रहा है। और मैं जो भी बोल रहा हूँ आज के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, अब सुनते जाना। डोंट एक्सपेक्ट टुडे कि आज मतलब आज ही सीधा मैं जाके पूरा बहुत ज़्यादा कवर करा पाऊँगा। कारण क्या है, कंपनी लॉ में कई जनों का एक बेसिक्स डाउट रहता है, लोअर लेवल से चलते आता है, वो क्लियर कराए बगैर अगर मैं सीधा अटैक कर दिया कंटेंट के अंदर तो बाद में बहुत दिक्कत आएगा। आई रिमेंबर कि हमेशा क्या होता था कि मैं जब बैच चालू करता था तो मैं डायरेक्टर्स पूरा पढ़ा देता था, चालू ही डायरेक्टर्स से, तो पूरा पढ़ा डाला डायरेक्टर्स। अभी सबको एक नाम तो मालूम है ना डायरेक्टर क्या है। उसके बाद जाके ये कंप्लेंट आता है कि अच्छा नहीं पढ़ाया डायरेक्टर, मतलब भी नहीं बताया डायरेक्टर क्या होता है। मतलब अब मैं क्या मतलब बताऊँ डायरेक्टर का, डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर, मतलब इसमें क्या मतलब बताऊँ। ठीक है, तो ठीक है, खैर उसमें नहीं जाते हैं, पर थोड़ा बेसिक्स तो बताना ज़रूरी है। अमेंडमेंट के बारे में बात करना ज़रूरी है। एक कन्फ्यूजन रहता है कि व्हाट इज़ एप्लीकेबल फॉर माई एग्जाम और नॉट एग्जाम। सो 2-3 पॉइंट्स एकदम सिंपल समझ लो। फर्स्ट पॉइंट एकदम, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इट इज़ फॉर May 17 एग्जाम। एकदम मैं पूरा भी क्लियर करूंगा, शांति सुनते जाना। जो भी पढ़ा रहा हूँ इट इज़ फॉर May 17 एग्जाम। May 17 एग्जाम जो होता है सीए फाइनल का। ठीक है, अब सीए फाइनल May 17 एग्जाम तक मैं जो लोग सीएस वाले हैं, सीडब्ल्यू वाले, उनका जून 17 का भी बोलूंगा पर 5 मिनट बाद। ठीक है, लेट मी फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम May 17। तो May 17 एग्जाम में कहाँ तक का एप्लीकेबल होता है, हर कोई जानता है कि 6 महीने पहले तक एग्जाम में जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं 6 महीने पहले तक दे आर एप्लीकेबल। तो अगर हम लोग अज्यूम करें कि 1 मई को एग्जाम है तो 31 अक्टूबर तक ऑल नोटिफिकेशंस बाय एमसीए अप टू 31 अक्टूबर 2016 आर एप्लीकेबल फॉर एग्जाम। ये सिनेरियो है। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को मद्देनजर रखूं तो May 17 के लिए क्या क्या अमेंडमेंट्स है वो मुझे अभी एकदम तुरंत तत्काल क्लियर होना बहुत जरूरी है। वन ऑफ द बिगेस्ट अमेंडमेंट्स इज कि 1 जून 2016 को एनसीएलटी फॉर्म हो चुका। 1 जून 2016 को एनसीएलटी फॉर्म हो चुका, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अब ये सब होता क्या वो मैं बता दूंगा 10-15 मिनट बाद। जस्ट मैं एक बार पहले मेरे को अमेंडमेंट क्लैरिफाई करना जरूरी है ताकि डाउट्स नहीं रहे। तो एनसीएलटी फॉर्म हो चुका है। एनसीएलटी फॉर्म होते इन्होंने कई नए सेक्शंस नोटिफाई कर दिए। एनसीएलटी फॉर्म हुआ और सीएलबी क्लोज्ड, कंपनी लॉ बोर्ड बंद। अरे मतलब कंपनी लॉ बोर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो जजेस थे, जो एम्प्लॉइज थे, वही तो एनसीएलटी में कन्वर्ट हो गए और थोड़ा ना कुछ हुआ है। ठीक है, तो सीएलबी बंद, एनसीएलटी। तो अब हम लोग एग्जाम में एकदम बेधड़क होके एनसीएलटी एनसीएलटी लिख सकते हैं। वी नीड नॉट राइट द वर्ड सीएलबी। पिछले बैच तक ये कंफ्यूजन होता था कि भैया एग्जाम में अगर आया तो मैं क्या लिखूं, सीएलबी की एनसीएलटी। अब वो डाउट नहीं है, अब सीएलबी बंद हो चुका। अब तुम एकदम एक ही नाम लिखिएगा, क्या, एनसीएलटी। पहली बात, क्योंकि एनसीएलटी नोटिफाई हुआ तो इन्होंने ये कॉपी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। देखो मैं बहुत घबराता हूँ डाउट से, मैं पहले बोल रहा हूँ। मैं सब कुछ अभी लिखा दूंगा। मेरे पढ़ाने के बाद में कोई 1 सप्ताह बाद 2 सप्ताह बाद मेरे को पूछेगा क्या अमेंडमेंट बताओ, तो बड़ा दर्द हो जाएगा एकदम। तो जो भी बोल रहा हूँ प्लीज़ नोट डाउन करते जाओ।
एमसीए नोटिफाइड फ्यू सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, ये सीन है। ओके अब ये फ्यू सेक्शंस किस चैप्टर का है वो बताओ, ये फ्यू सेक्शंस किस चैप्टर का है वो बताओ, तो मैं बता रहा हूं तुमको, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिन पे इन फ्यू सेक्शंस का एक तगड़ा इफेक्ट आया है। वो चैप्टर्स का नाम है, इधर लिख रहा हूं, एक चैप्टर होता है अपने कंपनी लॉ में जिसका नाम है इन्वेस्टिगेशन। तो तुम समझ लो पढ़ते वक्त कि भाई ये नया है, इसमें कई सेक्शंस नए डाले गए हैं, ठीक है। फिर एक फुल चैप्टर ऑपरेशन बोल के होता है, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट बोल के एक चैप्टर होता है अपने, वो पूरा नया आ गया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्योंकि एनसीएलटी बना है तो एनसीएलटी और नेक्लैट के ऊपर भी एक चैप्टर है फुल फ्लेजेड, एनसीएलटी एंड नेक्लैट। एनसीएलटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और इसमें ए स्टैंड्स फॉर एपेलेट ट्राइब्यूनल, तो लॉजिकल है ट्राइब्यूनल एपेलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो ये वाला फुल चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत लंबा चैप्टर है, ये नोटिफाई हो गया है। इसके अलावा ना खुदरा खुदरा सेक्शंस नोटिफाई हुआ है, नॉट फुल चैप्टर। जैसे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस बोल के एक होता है, तो वो एक्चुअली कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस जो है वो स्पेशल कोड बोल के चैप्टर होता है, उसके अंदर एक सेक्शन आ गया। मिसलेनियस में एक सेक्शन होता है 466, वो आ गया। वैसे मतलब अब चैप्टर वाइज नहीं है, समझ में आ रहा है, अब रैंडम सेक्शंस है, रैंडम एक्स्ट्रा सेक्शंस। तो तुम अभी स्ट्रक्चर को समझ लो कि एक जो सबका डाउट है, फेमस डाउट कि कौन सा चैप्टर है नई चैप्टर है जिसपे जो पुराना है नया है, तो वो क्लियर बता रहा हूं। नया कौन सा देख लो, 3 नाम लिखा है, इन्वेस्टिगेशन, इसमें काफी नया पुट आएगा, ऑपरेशन उसमें भी काफी नया आइटम है, और एनसीएलटी नेक्लैट, ये तो पूरा फुल चैप्टर नया है। ये दो तो खास तौर पे ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, और दूसरा वाला ये एनसीएलटी नेक्लैट, ये तो फुल चैप्टर नया आ गया, नया, जो पहले पुराना था अभी पूरा नया है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन नया था, उसमें और कुछ सेक्शंस वो लोग नहीं नोटिफाई किया था, वो कर डाला। तो मतलब इन्वेस्टिगेशन जो भी कोई पुराने बैच का अगर स्टूडेंट जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, प्लस बीच के कुछ सेक्शंस गायब हुआ करते थे इन्वेस्टिगेशन में, तो वो जो गायब वाले सेक्शंस थे ना वो उन्होंने नोटिफाई कर दिया। तो मतलब इट इज नॉट रिप्लेसिंग योर नॉलेज, इट इज एडिंग टू योर नॉलेज। तो मेरा बात समझ रहे हैं, जैसे तुम्हारा फ्रेंड लोग भी होगा कोई जो पुराने बैच का, तो एडवाइस मांग रहा होगा भाई कौन सा चैप्टर भी पढ़ ले कौन सा नहीं, तो मैं सिंपल समझा रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन में वॉट एवर दे हैव डन इज करेक्ट। इन्वेस्टिगेशन चैप्टर रिप्लेस नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन नया ही पढ़ रहे थे। लास्ट 2 साल से इन्वेस्टिगेशन चैप्टर नया ही पढ़ा जा रहा था, उसमें बीच बीच में ना गैप्स था, बीच बीच में गैप्स था जिसको इन्होंने नोटिफाई नहीं किया था, तो अब वो लोग नोटिफाई कर दिया, बस ये हुआ है। समझ में आ रहा है बात? तो ये मैं नया नहीं मानता, इसको इग्नोर, ठीक है। ऑपरेशन चेंज, फुल चेंज। ऑपरेशन चैप्टर जो भी पढ़ा होगा अब तक सब खत्म, जलाओ, अब एकदम नया चैप्टर ऑपरेशन, बिकॉज ऑपरेशन वाज डन फ्रॉम ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956, तो ऑपरेशन चैप्टर भी पूरा नया आ गया, फुल नया। तो ये रिप्लेसिंग नॉलेज है, दिस इज नॉट एडिंग, दिस इज रिप्लेसिंग। फिर ये एनसीएलटी नेक्लैट, ये होता ही नहीं था पहले, इसका थोड़ा बहुत सेक्शंस था पर वो भी इंस्टीट्यूट ने सिलेबस के बाहर कर रखा था, तो अब एनसीएलटी नेक्लैट फुल नोटिफाई हो गया। तो यानी ये भी एडिंग नॉलेज है, रिप्लेसिंग नॉलेज नहीं है, मतलब ये पूरा नया आया है, ऐड कर रहा है तुम्हारे ज्ञान में, रिप्लेस नहीं कर रहा कुछ। मेरी बात समझ में आ रहा है? और फिर रैंडम कुछ सेक्शंस अलग अलग खुद रहा है, जो मतलब जिसमें मुझे चैप्टर बोलना बेकार लग गया, बिकॉज चैप्टर में बहुत कुछ है जबकि खाली एक रैंडम खुदरा सेक्शंस आए हैं, तो ये भी एडिंग नॉलेज है। यानी बोलने का मतलब है जो ये 4 नाम दिख रहे हैं इसमें से केवल एक ऐसा है जो रिप्लेसिंग नॉलेज है, विच इज ऑपरेशन, बाकी सब जो है वो एडिटिव है। मतलब जो भी स्टूडेंट पहले पढ़ा है उसको अपने ऊपर ऐड करना है इन 3 को, खाली इसको जो पढ़ा हुआ है वो उसको अपने माइंड से डिलीट करके नया डालना है। बात क्लियर है? इनका जो नोट्स होता है 30 पन्ने का नोट्स है, वो भी मैंने अभी कुछ दिन पहले अमेंडमेंट क्लास से लिया था, तो वो मैंने डाल दिया फेसबुक पेज पे ऑलरेडी, गूगल डॉक्स से लिंक करके तुमको डाउनलोड भी हो सकता है जिनको चाहिए उनको। वैसे अपने तो यहाँ पे मैं वो डालूंगा, कराऊंगा, वो सब तो रहेगा ही, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? सो दिस इज मेन चेंज, बस यही चेंज है क्या? नहीं, और भी चेंज है। ये तो एक्ट का चेंज आया है, ये तो सेक्शंस का चेंज आया है। सेक्शंस के चेंज के अलावा रूल्स में भी तो चेंज आया है।
फॉर्म्स में तो चेंज आया है, सर्कुलर्स आते हैं, ऑर्डर्स आता है, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर आता है, तो वो सब में भी चेंज आया है, पर वो चेंज यहाँ दिख नहीं रहा है तुमको। जैसे आई विल गिव यू वन एग्जांपल, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया क्या? लिखो नंबर 3, ये 1 2 चल रहा था ना अपना, लिखो नंबर 3। अपार्ट फ्रॉम द एनसीएलटी थिंग, apart from the NCLT thing, comma, there are changes notified through dash A B C D करके लिखना। नंबर A रूल्स, B फॉर्म्स, फॉर्म्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं? C, नंबर C नोटिफिकेशन, D ऑर्डर्स, बस, ठीक है। इनमें भी खुदरा खुदरा चेंज आया है, जैसे मैं तुमको बता रहा हूं। अब जैसे क्या होता है, पीपल हैव राउंड अबाउट नॉलेज ऑफ दिस, दे नो दैट कि हाँ भाई एनसीएलटी आ गया है तो ये चेंज हो गया वगैरह, और ये वायरल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये क्या है ना, इंटरनेट में वो सोशल नेटवर्क पे बहुत वायरल हो जाता है, तो लोगों को एक आइडिया हो जाता है हाँ ये चेंज आया है। पर प्रॉब्लम क्या है, ये जो भी लास्ट का 4 लिखा है ना, इनमें भीतर में जो चेंज हुआ है ये वायरल नहीं होता, बिकॉज ये इतना अंदर घुस के होता है कि जो लोग ये सोशल नेटवर्क पे पॉपुलराइज करते चीज़ों को वो समझ भी नहीं पाते कि क्या चेंज आया है, उनको खुद को समझ में नहीं आता कि अंदर कहाँ क्या चेंज हुआ है वो। तो वो वाला चेंज हम लोग को समझना है, वो बहुत डिफिकल्ट है। ये ईजी है, वो डिफिकल्ट है। वो डिफिकल्ट क्यों है? अब जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, बोलूँगा तो अभी समझ में तो आएगा, हालांकि पढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। क्या होता है ना, हर कंपनी एक एनुअल रिपोर्ट देती है, हर कंपनी अपने शेयरहोल्डर्स को एक एनुअल रिपोर्ट देती है। तो ये नियम है कि लिस्टेड कंपनीज का जो एनुअल रिपोर्ट आएगा उसके अंदर कंपनी का जितना भी महंगा एम्प्लॉयज़ है ना, जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, कंपनी के जितने भी वो बड़े पोस्ट वाले, किसी भी लिस्टेड कंपनी के अंदर जो बड़े पोस्ट वाले एम्प्लॉयज़ है जिनका सैलरी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उनका पूरा नाम, पैकेज, डेजिग्नेशन, एज, जॉब एक्सपीरियंस, वो सब पूरा डिस्क्लोज करके देना पड़ता है, ठीक है। तो बड़े बड़े कंपनीज में तुमको वो 5-10 पेज का एनुअल रिपोर्ट के अंदर एक लिस्ट मिलेगा, एनुअल रिपोर्ट के अंदर 5-10 पेज का लिस्ट मिलेगा जिसमें वो सारे महंगे एम्प्लॉयज़ का डिटेल डाला हुआ है। ना व्हाट इज महंगा एम्प्लॉय? महंगा एम्प्लॉय का मतलब होता था जिसकी महीने की तनख्वाह मंथली 5 लाख रुपया या उससे ज़्यादा है, दैट्स अ कॉस्टली एम्प्लॉय। 5 लाख रुपीज़ पर मंथ मतलब 60 लाख रुपया, 60 लाख रुपीज़ पर एनम। समझ में आ रहा है बात? ये लिमिट इन्होंने रूल्स में जाके अमेंड कर दिया है, और अब ये 5 लाख नहीं है, अब ये 8.5 लाख है। कितना हो गया? 8.5 लाख पर मंथ। अब इसका इंटू 12 करो, कितना होगा? 17 इंटू 6 85, 102, 102 लाख पर एनम। समझ रहा बात को? तो ये अब लिमिट चेंज हो गया है इनका। तो अब ये अमेंडमेंट कोई नहीं जानता है, क्यों? बिकॉज ये तो रूल्स के अंदर आया है, और उसके लिए वो पूरा रूल जो नोटिफाई वो पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि इतने सारे टर्म्स में वो एक चेंज आया है। तो दैट्स वन बिग प्रॉब्लम। तो हम लोग को वो भी देखना है। तो एनसीएलटी अमेंडमेंट्स है, बट उसके अलावा वो वाले छोटे छोटे अमेंडमेंट्स भी हैं जो मैं ड्यू कोर्स में जब जब पढ़ाते जाऊंगा तुमको मैं बताते जाऊंगा। अभी क्लियर मैं बात समझ में आ रहा है? अब तुम गैस करो ऐसा क्यों किया है लोग 5 का 8.5 लाख। एक्चुअली इनका जो मतलब रहा होगा एटीट्यूड वो ये कि मतलब ये लोग एनुअल सोच रहे हैं कि एनुअली 60 लाख वाला जो एम्प्लॉय है वो कॉस्टली, उसका नाम डिटेल जाना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि नहीं 60 लाख नहीं 1 करोड़, लाख में बात ही नहीं करें, करोड़ में बात करेंगे। तो ये लोग बोला 1 करोड़। तो अब इनको रखना था 1 करोड़ पर एनम, बट यू नो दैट 1 करोड़ पर एनम को अगर 12 से डिवाइड करेगा मंथली तो एक बड़ा गंदा डेसिमल नंबर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए 102 लाख कितना कर दिया? 102 लाख। 102 लाख करने से क्या डिवाइड बाई 12 करके 8.5 आ रहा है ना, तो यू हैव एन मतलब प्रॉपर नंबर कि 8.5 लाख पर मंथ है। तो इसीलिए तो ये 102 का नंबर है, वरना खुद ही सोचो कौन ऐसा रैंडम लिमिट डालेगा 102 लाख का? तुम समझ रहे हो? तो ये सब छोटा छोटा अमेंडमेंट्स भी है जो मैं ड्यू कोर्स में बताते जाऊंगा। पहले यहां तक क्लियर है क्या? एवर डन? अब सबसे खतरनाक नंबर 4, वो चीज जो तुम्हारे मई 17 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब वो बता रहा हूं। नंबर 4, पहले सुन लो। आज 16 दिसंबर, येस्टरडे 15 दिसंबर से
इंडिया के ऊपर और भी नया सेक्शंस नोटिफाई हो चुका है इंडिया के ऊपर, मतलब इंडिया में जितने कॉर्पोरेट्स हैं उनको फॉलो करने हैं। कब नोटिफाई हुआ है? उसका नोटिफिकेशन का तारीख है 7 दिसंबर। उसका नोटिफिकेशन जो डेट आया था ना वो 7 दिसंबर को आया था, लेकिन इट बिकम्स इफेक्टिव ऑन इंडिया फ्रॉम 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर से और भी नया नया सेक्शन नोटिफाई हो गया है, जिसमें कई चैप्टर्स पे फर्क पड़ेगा। जैसे मैं तुमको बता रहा हूं, अमेलगमेशन बोल के एक चैप्टर होता है, वाइंडिंग अप बोल के एक महा चैप्टर होता है, उन सब के ऊपर उसका इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। बट वो एप्लीकेबल कब से हुआ है? 15 दिसंबर। तो क्या वो मई 17 के लिए एप्लीकेबल है? क्लियरली नो, क्लियरली नो। तो वो देखना है कि हमको मई 17 के लिए नहीं देखना है हमको, ठीक है। लिखो, few sections were notified ब्रैकेट में लिखो 7 दिसंबर 2016 ब्रैकेट क्लोज, which are effective on India, which are effective on India from 15 December 2016. 15 December 2016. These sections pertain to amalgamation, comma, winding up, etc. Full stop. Since they have been notified, 4.5 months, 4.5 months before May 16 exam, sorry, before May 17 exam, comma, they are not applicable for CA final May 17 exam. Point number 5. अब यहाँ पे अब मेरे को थोड़ा बात करना है अबाउट जिनका भी CS है या CW है। अब उनके बारे में थोड़ा बताना है कि क्या उनके लिए 4 नंबर वाला पॉइंट वैलिड है कि नहीं है। देखो 1, 2, 3 जो लिखाया वो अगर मई 17 के लिए एप्लीकेबल है तो ऑब्वियसली वो जून 17 के लिए, नवंबर 17 के लिए, मई 18 के लिए, नवंबर 18 के लिए और उसके बाद जितना भी है सबके लिए एप्लीकेबल है, दैट्स कॉमन सेंस। लेकिन ये जो पोर्शन लिखाया 4 नंबर कि 15 दिसंबर से इंडिया पे एप्लीकेबल हुआ है तो जून 17 के लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, दैट्स द क्वेश्चन। तो अब इसको लेके थोड़ा सा एक डाउट का सिनेरियो है, वो इसलिए है क्योंकि मिड में आया है। अगर यही चीज ना 1 दिसंबर को आ चुका होता, अगर यही 1 दिसंबर को नोटिफाइड होता ना, तब तो अपने एकदम क्लियर बोलते कि भाई ये जून 17 के लिए एकदम है, बात ही खत्म। मैं बोलता है और फिर मैं अलग से उसको देके करवाता। लेकिन मिड दिसंबर में हुआ है और जून में जो एग्जाम पड़ता है ना वो बिगिनिंग ऑफ द जून में पड़ता है। जो CS वाले हैं, CMA वाले हैं, जिनका जून में एग्जाम पड़ता है वो बिगिनिंग ऑफ द जून में पड़ जाता है। तो उससे 6 मंथ्स बैक जाने पे आता है 30 नवंबर। 30 नवंबर तक जो एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल है, यानी कि 15 दिसंबर का नोटिफिकेशन उनके लिए एप्लीकेबल टिपिकली नहीं होना चाहिए। बट फिर भी क्योंकि बहुत बाउंड्री पे है, एकदम बाउंड्री पे ऑपरेट कर रहा है, 5.5 महीना, जैसे CA के लिए तो 4.5 है पर CS या CW के लिए तो 5.5 महीना है, तो शायद इंस्टीट्यूट डाल दे। तो अब वो तो इंस्टीट्यूट जैन फेब के महीने में बताएगा, तब जाके हम लोग को पता चलेगा। अगर कराया तो फिर मैं भी करा दूंगा अलग से। नोट नंबर 5 फॉर CS एंड CMA। अब मैं 5 बोल के लिखा रहा हूं, जो CA वाला वो लिखे नहीं लिखे उसकी मर्जी है, ठीक है। नंबर 5 फॉर CS एंड CMA जून 2017 एग्जाम, June 2017 exam, comma, the above sections referred in point 4, the above sections referred in point 4 have been notified 5.5 months before exam,
have been notified 5.5 months before exam. लिखो आगे, we have to wait for institutes, we have to wait for institutes, institute मतलब CS वाला institute और cost accounting institute, we have to wait for institutes applicability notification, applicability notification. अब CS इंस्टीट्यूट या CW इंस्टीट्यूट अगर उसको फरवरी महीने में जाके बोल देता है, वो लोग का फरवरी महीने में एप्लीकेबिलिटी का वो चार्ट आता है कि क्या लगेगा नहीं लगेगा, तो अगर वो लोग बोल देता है अचानक से कि भाई है तो है, बात खत्म, तब फिर मैं वो वाला पोर्शन अलग से उनको पढ़ाऊंगा, डिस्कस करूंगा, तो उसको बॉदर करने का नहीं है। जैसे हुआ क्या था कि 1 जून जब NCLT नोटिफाई हुआ था ना ये वाला, तो इट वॉज नॉट एप्लीकेबल फॉर द CA फाइनल नवंबर 2016 एग्जाम, बट इट वॉज एप्लीकेबल फॉर December 2016 एग्जाम ऑफ द CS एंड ये कॉस्ट अकाउंटिंग, उनके लिए एप्लीकेबल था। तो कायदे से तो 1 जून भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर तुम्हारा एग्जाम दिसंबर महीने में पड़ रहा है तो लास्ट टू लास्ट होना चाहिए 31 में, ठीक है, फिर भी वो 1 जून था बोल के वो लोग डाल दिया है, तो कोई भरोसा नहीं है, अगर डाल दे तो फिर करना पड़ेगा, ठीक है, ये क्लियर है। मैं नॉर्मली कभी भी अमेंडमेंट्स वगैरह जो होता है ना, जैसे मैंने पहले अपलोड किया था, अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यहाँ, दिस इज़ फॉर एवरीबडी। जैसे क्या होता है, अमेंडमेंट क्लासेस होता है हमेशा एवरी 6 मंथ्स में होता है, ठीक है, एग्जाम के 2.5 to 3 मंथ्स पहले होता है, उस जोन में होता है। मैं रिजल्ट्स का वेट करता हूँ कि रिजल्ट्स एक बार निकल जाए सब स्टूडेंट लोग का, तो जो क्वालिफाई हो गया नहीं क्वालिफाई हो गया अकॉर्डिंगली सबको आके अमेंडमेंट क्लास कर पाए। जैसे CA का रिजल्ट आता है जनवरी महीने के अंदर आता है, तो फरवरी में फिर अमेंडमेंट चालू, वैसा होता है सीन, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज आई डोंट अपलोड these amendment classes or any revision class or extra thing on YouTube. Whatever is done is only a little bit for marketing purpose. Simple सा बात है, ये business है, सबको काम चाहिए, मेरे को भी काम चाहिए, आज भी चाहिए, ठीक है, तुमको भी काम चाहिए, एक दिन जब तुम क्वालिफाई करेगा तो इंटरव्यूअर के सामने जाकर तुम भी काम मांगेगा, तो मार्केटिंग पर्पस के लिए पुट किया जाता है, अदरवाइज पुट नहीं किया जाता। इस बार मैंने पुट किया था फॉर द रीजन कि इट वॉज नॉट एप्लीकेबल फॉर नवंबर ये 16 एग्जाम, बट एप्लीकेबल ऑल ऑफ अ सडन फॉर December 16 एग्जाम। तो मेरे लिए, मैं क्योंकि अमेंडमेंट क्लास उसका NCLT का लेट लिया था, तो मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं स्टूडेंट तक पहुंचा पाऊँ, कहाँ स्टूडेंट घर में होगा नहीं होगा, कौन आउट स्टेशन होगा, तो इतना लेट हुआ था वो चीज़ कि उस वजह से मुझे वो नोट्स, शायद तुम लोग किसी को पता हो तो मैंने फेसबुक पे वो नोट्स और वो अमेंडमेंट पूरा यूट्यूब और उसमें डाल दिया था, लेकिन नॉर्मली वो डालता नहीं हूँ, बिकॉज अमेंडमेंट क्लास जो भी होता है वो 2.5-3 महीने आराम से हो जाता है। तो तुम कैलकाटा में रहते हो तो भी हो जाएगा, जो आउट स्टेशन का स्टूडेंट है वो भी 2 महीने पहले घर जाता है तो उसको यहाँ मिल जाएगा, फ्रेंचाइज में भी क्लास चला जाएगा, वहाँ पे भी देखा जा सकता है, तो यूट्यूब में डालने का नौबत नहीं आता है, ठीक है। इस बार वो मतलब उस तरह का सर्कमस्टांस हो गया कि एक के लिए एप्लीकेबल है, दूसरे के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और मेरे को एंड मोमेंट में लेना पड़ा तो पुट कर दिया, क्लियर है एकदम, ठीक है। हाँ, पर अमेंडमेंट मैं क्लास तो पुट नहीं करता, नोट्स भी पुट नहीं करता, पर अमेंडमेंट क्या आया है नहीं आया है, जो लिस्ट है वो मैं हमेशा डाल के फेसबुक पे क्लैरिफाई करता रहता हूँ कि आया या नहीं आया, तो यू आर कॉन्स्टेंटली इन टच। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नंबर 6। नाउ अब मेरी बात को 6 या 5 जो भी है, तुम अपना नंबर लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम लोगों में से कई जन ऐसे होंगे जिनका 2 केसेस है, 2 केसेस मतलब एक वो वाला केस होगा कि मेरा एग्जाम जो है जून 17 में नहीं है, मेरा एग्जाम नवंबर 17, दिसंबर 17, मई 18, नवंबर 18 वैसे है। कई स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, इसमें डिबेट नहीं है, बहुत सारा स्टूडेंट्स होता है, खासतौर पे मैं CA का बात कर रहा हूँ, CA के स्टूडेंट्स तो कोई इंटर फाइनल के बीच में 2.5 साल का गैप मिल जाता है, तो वो लोग अपना वो जो 8 सब्जेक्ट का ट्यूशन है वो स्प्रेड करके डालते हैं, कोई ये पहले कर लिया, कोई वो पहले कर लिया, टैक्स तो हमेशा लास्ट में करेंगे बिकॉज उसमें ताबड़तोड़ अमेंडमेंट आ जाता है, अभी अकाउंट्स में भी लोचा चल रहा है, AS इंड AS हौले हौले करके एकदम नोटिफाई करते जा रहा है, तो वो एक डर रहता है। तो बैच में हमेशा कोई भी बैच के तुम जाओगे फाइनल के टीचर लोग यहाँ टैक्स छोड़ के, तो तुमको पता चलेगा 3-4 टर्म का स्टूडेंट लोग रहता ही है। तो अगर तुम बाद वाले टर्म का स्टूडेंट्स है, देन व्हाट, क्या भी कर सकते हैं लॉ, कंपनी लॉ खासतौर पे, कि नहीं कर सकते हैं, तुम कर सकते हैं कंपनी लॉ भी, कोई इशू नहीं है। कंपनी लॉ में आगे जाते हुए 2 प्रकार के अमेंडमेंट्स आने वाले हैं, सुन लो, ये मैं आगे का बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि देखो everyone must know about that. One, a student who is going to appear in later examinations, later terms, and second, students who are going to appear in May 17 but by chance they don't clear. ये देखो, इसमें कोई शर्म वाला या कोई वैसा बात नहीं है, कारण CA फाइनल का एग्जाम है, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्सेज में रिजल्ट्स तुमको मालूम है ये 7%, 8% टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हर एक
जो बैठा है जाके वहाँ स्टूडेंट, वो क्लियर कर लेगा, इसमें कोई संभव बात नहीं। जिसका रैंक वैंक भी आता है ना, उसको भी लगता है कि शायद जाना पड़ जाए अगली बार, ठीक है। मेरे को हमेशा लगा था कि मैं अगली बार जाऊंगा, बिकॉज कोई एक सब्जेक्ट में मेरे को पकड़े घुसा दिया तो देर आर आफ्टर ऑल 8 पेपर्स। मेरा डीटी का अच्छा नहीं गया सपोज, या मेरा आईडीटी का खराब चला गया, मेरा कोई भी एक पेपर खराब चला गया, अकाउंट्स में ऑफ कॉस्ट में मेरे को डाउट नहीं है मैं पास हो जाऊंगा, पर डीटी में खराब हो गया, मेरा आईडीटी खराब हो गया, इसका खराब हो गया, या ऐसा कुछ लॉ ऑडिट खराब हो गया, तो एक पेपर के चक्कर में देख के अगेन आस्क मी वापस आ जाओ। तो एक डाउट सबको रहता है, तो उनके लिए भी बता देता हूं कि देखो सीन क्या है, एकदम सिंपल सा सीन है। मैं 6 महीने में अमेंडमेंट क्लास देता हूं और वो 6 महीने का ही अमेंडमेंट होता है, इट्स नॉट 1 साल 2 साल का, ठीक है। जैसे अब मान लो कोई स्टूडेंट है जो बोलेगा कि मेरा नवंबर 18 में एग्जाम है, नवंबर 18, आज तारीख मैंने डाला है ये ना, एंड आई एम टीचिंग फॉर दिस, ठीक है। लेकिन कोई स्टूडेंट बोलता है भैया मेरा नवंबर 18 में एग्जाम पड़ेगा, तो कोई टेंशन नहीं है। नवंबर 18 मतलब 3 टर्म आ गए ना, मई 17 प्लस 3 टर्म्स आ गए, तो हर 6 महीने में जब मैं अमेंडमेंट कराऊं तो तब आके कर लेना है, और तुमको पता चलेगा। ये मत बोला मेरे को पता नहीं चला, मैं कहीं गायब नहीं हो रहा हूँ, ठीक है, मैं यहीं पे हूँ, मेरा नंबर तुम लोग को दिया हुआ है, एसएमएस तो मार ही सकता है तुम एकदम, और मैं बता देता हूँ, फिर मैं फेसबुक पर डाल देता हूँ, मैं चला के एसएमएस मतलब वो भी भिजवाता हूँ, ठीक है, कि सबको पता चल जाए। और मेरा जो एसएमएस जाता है बहुत सारों को जाता है, मतलब कम से कम भी 2 साल पहले तक का स्टूडेंट लोगों को जाता है कि वो आ से, तो पता चल जाएगा तुमको कैसे ना कैसे। तो मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट डू दिस काइंड ऑफ अ बेवकूफ़ी। मतलब बहुत प्रॉब्लम क्या होता है, किसी का नवंबर 18 में एग्जाम है, तो वो बंदा अभी पढ़ के चला गया, फिर बाद में 3 अमेंडमेंट उसको करना था पर वो 2 नहीं किया, फिर सीधा वो आएगा मेरे पास सपोज जुलाई 18 में और बोलेगा अब पूरा कराओ 1.5 साल का अमेंडमेंट। भाई वो कैसे पॉसिबल है, वो नोट्स तक खो जाता है, मतलब वो नोट्स भी मेरे पास नहीं आता, बिकॉज क्या होता है एक बार 6 महीना बीत गया तो नाउ दैट अमेंडमेंट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द बुक इटसेल्फ। तो मेरे से भी पूछेगा यहाँ पे खड़ा होके कि नवंबर ये क्या नाम है 16 में क्या क्या अमेंडमेंट आया था, मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि अब वो मेरे लिए मेरे रेगुलर नॉलेज का हिस्सा बन चुका है। अब मेरे को लगता है कि वो पहले से था, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये बताना कि मई 16 में क्या अमेंडमेंट आया था, नवंबर 16 में क्या आया था। वंस इट हैपेंस इट्स अ पार्ट ऑफ माय नॉर्मल टेक्स्ट बुक। तो अगर आपका बाद में पढ़ रहा है तो आप 3 बार अमेंडमेंट अटेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर है एकदम। नंबर 6 फॉर November/December 17, कॉमा May/June 18, etc. etc. Please attend each amendment class for respective term. Each amendment class for respective term. विच मीन्स कि अगर नवंबर 18 में एग्जाम है तो 3 बार अमेंडमेंट आके करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर अमेंडमेंट में सिर्फ 6 महीने का कवर करता हूँ, ठीक है। अमेंडमेंट क्लास कवर्स ओनली 6 मंथ्स। अमेंडमेंट क्लास कवर्स ओनली 6 मंथ्स। हो गया। तो अमेंडमेंट को लेके सारा ज्ञान जो था नहीं था बता दिया, कोई सस्पेंस नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम कंसेप्ट क्लियर है, एकदम क्या है क्या नहीं है। देखो और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ तुमको, ये मेरी तरफ से मेरा लिखाना विखाना हो चुका, अब मैं चीज़ एक बताना चाहता हूँ। देखो देर आर लॉट ऑफ टीचर्स, ठीक है, मैं हूँ और भी टीचर्स हैं, सब हैं। अब इसमें इशू क्या होता है, देर इज समथिंग आई डोंट नो, देर इज समथिंग अद्भुत अबाउट अमेंडमेंट्स, कि जब भी अचानक स्टूडेंट को बोला जाएगा भाई अमेंडमेंट है, तो स्टूडेंट वहीं पर डर जाएगा और वो वापस आएगा, वो एनरोल कराएगा फलाना ढिमका जो भी है, मतलब एक एजिटेशन तो हो ही जाता है जोर का। तो क्या है कि उस चीज़ के चक्कर में नाउ इट हैज़ बीन अडॉप्टेड एज लाइक अ मार्केटिंग जिमिक। अब वो अमेंडमेंट नहीं होकर ना एक मार्केटिंग टूल बन गया है, ठीक है। मार्केटिंग टूल का इस्तेमाल करते वक्त क्या होता है कि समवन में एग्जैजरेट मतलब अभी तुमको मैंने बताया कि मैं 16 दिसंबर को पढ़ा रहा हूँ, 15 दिसंबर को अमेंडमेंट आया, बताया ना अभी कल ही जो इफेक्टिव हुआ है, पर वो मैं बोल रहा हूँ कि मई 17 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो लॉजिक समझ में आ रहा है, मैं मन से बोल रहा हूँ कि नहीं है, लॉजिक है 4.5 महीना पहले। बट अब समवन योर फ्रेंड सोशल नेटवर्क कहीं से भी एक हल्ला मच जाएगा कि अरे अभी 15 दिसंबर को, और व्हाट्सएप पे भी आ जाता है ये सब, तो व्हाट्सएप पे जोर का फैलता है एकदम, और कुछ लोग तो व्हाट्सएप पे जीते मरते हैं, ठीक है, फोन नहीं उठाएंगे पर व्हाट्सएप में तत्काल रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो तुरंत आएगा ये अमेंडमेंट आ गया, तो उसको देख के झूठ मूठ का एजिटेट नहीं होना है कि नहीं अच्छा ये भी आया है तो मेरे को ये भी पढ़ना है मई 17 के लिए। वो नहीं है एप्लीकेबल, लिखा तो दिया तुमको, वो नहीं है एप्लीकेबल, जो एप्लीकेबल है वही।
ठीक है, जितना एप्लीकेबल है उतना ही करेंगे, बियॉन्ड जाने से फिर क्या, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, बात खत्म है। क्योंकि तुम सोचो अमेंडमेंट किस में आया है, अमेलगमेशन वाइंडिंग अप। अब मैं क्या करूं, मेरे को बताओ, मैं अमेलगमेशन वाइंडिंग अप तुमको पुराना वाला पढ़ाऊं कि अभी जो कल नोटिफाई हुआ वो वाला पढ़ाऊं? मैं क्या पढ़ाऊं? मे 17 एग्जाम है सामने, तो मुझे कौन सा पढ़ाना चाहिए, वो जो अभी नोटिफाई हुआ है कि पुराना वाला? पुराना वाला आई हैव टू टीच, हाउ कैन आई टीच द नया वाला? नया वाला का तो रूल्स भी नहीं बना है। अरे नया वाला का रूल्स भी नहीं बना है। अब मैं तुमको ऑपरेशन का ही बोलता हूं, कितना बड़ा गंदा भद्दा मजाक चल रहा है। ऑपरेशन सेक्शंस पूरा नोटिफाई हो चुका है एंड मे 17 के लिए एप्लीकेबल है, पढ़ाना है। 1 जून को नोटिफाई हुआ था, अब तक इसका रूल्स नहीं निकाला है लोग। जैसे अगर कंपनी में ऑपरेशन हो रहा है तो आप एनसीएलटी के पास जाके एप्लीकेशन दोगे, फॉर्म नंबर बोलो, कहीं नहीं है फॉर्म नंबर। सेक्शन में तो खाली बस वो लिखा रहता है, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स लिखा हुआ रहता है, प्रोसीजर तो लिखा नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि आई एम ऑप्रेस्ड इन अ कंपनी, आई एम अ शेयरहोल्डर ऑफ अ कंपनी, आई एम ऑप्रेस्ड, यू टेल मी द प्रोसीजर हाउ टू गो टू एनसीएलटी, व्हिच फॉर्म टू फाइल। देयर इज नो सच फॉर्म, बिकॉज इन्होंने ये नोटिफाई कर दिया है सेक्शन, परंतु इसका रूल्स अभी तक आया नहीं है। तो पढ़ने में तो दिक्कत होने लग जाएगा। वहीं पे हर जगह लिखा हो रहेगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद इन सच टाइम, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन सच मैनर, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो कितनी बार एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड? तो अब अमेलगमेशन वाइंडिंग अप जो कल नोटिफाई हुआ है उसके रूल्स भी नहीं आए हैं। तो हम लोग को नया पढ़ना ही नहीं है, वो हम लोग को पढ़ना कौन सा है, पुराना। हम लोग को ओल्ड में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? ओल्ड में मैं सीए फाइनल के एंगल से बात कर रहा हूं, इस कंपनी लॉ फाइनल के हिसाब से बात कर रहा हूं। हम लोग को ओल्ड में पढ़ना पड़ेगा प्रोड्यूसर कंपनी, अमेलगमेशन एंड वाइंडिंग अप। ये 3 चैप्टर हम लोग को ओल्ड में पढ़ना पड़ेगा। लिखो ओल्ड चैप्टर्स 7, ओल्ड चैप्टर्स फ्रॉम कंपनीज एक्ट 1956, ओल्ड चैप्टर्स फ्रॉम कंपनीज एक्ट 1956। इसमें 3 नाम लिखाऊंगा एबीसी, पहले 4 नाम लिखाया करता था, अब 3 नाम लिखाऊंगा सिर्फ। एबीसी नंबर क्या बोला मैंने भी, प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी आज ओल्ड है, भविष्य में हमेशा जीवन भर ओल्ड ही रहने वाला है। प्लीज सुन लो, प्रोड्यूसर कंपनी के ब्रैकेट में लिख दो ऑलवेज ओल्ड। ये कभी नया नहीं आएगा, ये कभी नया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं तुमको उसका रीजन बता रहा हूं। जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था तो इन्होंने, पता नहीं भगवान जाने क्या रीजन है, इन्होंने बोल दिया कि नए कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोड्यूसर कंपनी नहीं है, और कंपनीज एक्ट 1956 1956 वाला जो कंपनी लॉ है उसमें प्रोड्यूसर कंपनी है, और वो वाला जो प्रोविजन है पार्ट 9 भी वो कंटिन्यू चलता रहेगा हमेशा के लिए। तो इन्होंने बोल दिया वो, तो वो नया लॉ में है ही नहीं कि वो नया नोटिफाई होगा। वो आज भी ओल्ड है और आगे तक मैं जीवन भर ओल्ड ही बोलता रहूंगा उसको। नंबर बी अमेलगमेशन, नंबर सी वाइंडिंग अप। नंबर बी अमेलगमेशन, नंबर सी वाइंडिंग अप। तो ये हम लोग को ओल्ड पढ़ना है, ठीक है। नंबर 8, कई जन को इस चीज का भी डाउट होता है, इसे एक बार दिखाई देता हूं। कारो 2016 इज एप्लीकेबल, कारो 2016 इज एप्लीकेबल। अगर तुम सीए फाइनल के स्टूडेंट हो तब तुम्हारे लॉ में कारो नहीं है। क्लियर सुन लो, क्लियर सुन लो। तुम अगर सीए फाइनल का स्टूडेंट है तो तुम्हारे लॉ के अंदर कारो नहीं है, बिकॉज तुम्हारे ऑडिट में पूरा कारो डाला हुआ है, करेक्ट। लेकिन अगर तुम सीएस का या सीडब्ल्यूए का स्टूडेंट है कोई यहाँ पे, तो वो फिर उसके लिए कारो 2016 लॉ का हिस्सा है, उन लोग के लॉ में पूछता है, ठीक है। सो ऑल अबाउट अमेंडमेंट्स एटसेट्रा हैज बीन डन। अब बात करेंगे कंपनी लॉ के बारे में, ठीक है। हेडिंग 2, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ। एक बार लास्ट में मनीष बोलना, हाँ बुला के लाना। कोई भी भैया बोले हो, मैं कोई है, बंद करना।